This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. They were chilling images of a woman who murdered her mother, Isabella Guzman, smiling for the cameras after stabbing her mom 79 times. For so many who knew her, it was hard to imagine Isabella with such a sweet face could carry out such a vicious act. Found not guilty by reason of insanity, she was sent to तो the गाइस अभी आपने जो वीडियो देखी वो वीडियो एक कोर्ट रूम की है जहां एक लड़की को सजा सुनाई जा रही है। बट आप सोचेंगे वो लड़की है कौन? तो गाइस उस लड़की का नाम है इजाबेला गुजमैन और ये लड़की 2020 में टिकटॉक पे बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। बट आप सोचेंगे इंडिया में तो हुई नहीं थी क्योंकि इंडिया में उस टाइम टिकटॉक बैन हो गया था। बट और जगह पे टिकटॉक चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा वायरल हुई थी। बट अब आप सोच रहे हैं ये लड़की है कौन और कोर्ट रूम तक कैसे पहुंची और टिकटॉक पे इतनी वायरल हुई क्यों? तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये लड़की है कौन और कोर्ट रूम तक कैसे पहुंची और टिकटॉक पे वायरल कैसे हुई। तो जानते हैं इस वीडियो में। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके फेस के ऊपर मत जाना, जितनी दिखने में क्यूट और सुंदर दिख रही है लड़की, उससे भी ज़्यादा डरावनी और भयानक इसकी स्टोरी है। तो स्टोरी देखिए, आप स्टोरी जानिए और बढ़ते हैं हम इसकी स्टोरी की ओर। चलते हैं हम इसके शहर यूएसए। स्टोरी स्टार्ट करते हैं और स्टोरी है ये यूएसए की। तो चलते हैं यूएसए और जानते हैं कि ये लड़की कोर्ट रूम तक कैसे पहुंची और टिकटॉक पे इतनी वायरल कैसे हुई। तो चलते हैं यूएसए। तो गाइस ये कहानी है कोलोराडो अरोरा शहर की, जहां इस लड़की का जन्म हुआ था। तो इस जन्म से स्टार्ट करते हैं कहानी गाइस। तो गाइस इस लड़की का जन्म 9 जून 1995 को अरोरा शहर में ही हुआ था और इसके पिता रॉबर्ट गूजमैन और यूनमी गूजमैन इन दोनों ने इजाबेला के जन्म के बाद ही अरोरा शहर के टाउन सेंटर में ही एक पोर्ट्रे स्टूडियो खरीदा और उस स्टूडियो का नाम भी अपनी बेटी के नाम पर रखा, बेला पोर्ट्रे स्टूडियो, क्योंकि वो दोनों अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और इजाबेला भी अपनी मम्मी और पापा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। बट उसका लगाव अपने पिता से कुछ ज़्यादा था। वो हर बच्चे का होता है, कभी मॉम से होता है, कभी डैड से होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और स्टूडियो लेने के बाद वक्त अच्छा चल रहा था। बट साल 1999 आते आते उसकी मम्मी पापा के रिश्तों में दरार आने लग गई और रिश्ते बिगड़ने लग गए और 1999 में ही उन दोनों ने फैसला लिया डिवोर्स लेने का। तो रॉबर्ट गूजमैन और यूनमी गूजमैन का डिवोर्स हुआ और उस वक्त इजाबेला की उम्र लगभग 4 साल की थी। तो इजाबेला की कस्टडी भी उसकी मॉम को मिली और इजाबेला की मॉम अरोरा शहर में कहीं और शिफ्ट हो गए। और इजाबेला बचपन से ही जिद्दी और गुस्सैल लड़की थी। बट डिवोर्स लेने के बाद उसका गुस्सा, जिद और चिड़चिड़ापन और बढ़ गया। डिवोर्स लेने के बाद उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया तो उसका चिड़चिड़ा और गुस्सापन बढ़ गया। बट नफरत तब बदली तब इजाबेला की मॉम ने डिवोर्स के 1 साल बाद ही किसी और आदमी के साथ शादी कर ली, जिनका नाम रेहान होए था। अब रेहान होए इजाबेला का सौतेला पिता था। बट ये बात इजाबेला को नहीं पसंद आई क्योंकि वो अपने पिता से, रॉबर्ट गूजमैन से, कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। बट इजाबेला को रेहान होए ज़्यादा पसंद नहीं आता था, तो उसकी वजह से अपनी मॉम से वो चिड़चिड़ी रहती थी। और कुछ साल बीतते बीतते इजाबेला का महंगे महंगे तोहफे, महंगे महंगे कपड़ों के लिए डिमांड बढ़ने लग गई और डिमांड इतनी बढ़ जाती थी कि कभी कभार यूनमी होए डिमांड पूरी नहीं कर पाती थी तो इजाबेला गुस्सा करने लग जाती थी, अपने मॉम के ऊपर ही खिलौने फेंकने लग जाती थी। उसका गुस्सा बढ़ता गया था। इजाबेला के दिन बीतते गए, उनका टाइम बीतता गया। इजाबेला तब 7 साल की हुई। उसका गुस्सा और डिमांडें इतनी बढ़ गई कि यूनमी होए
इजाबेला को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने फैसला लिया इजाबेला को उसके पहले पिता रॉबर्ट गूजमैन के पास भेज देगी कुछ दिन के लिए, शायद इजाबेला सुधर जाए। इजाबेला को उसके डैड के पास भेज दिया, बट इजाबेला कुछ दिन रहने के बाद ही अपनी मॉम के पास फिर लौट के आ गई। और बट इजाबेला के बर्ताव में और उसकी सेहत में और उसके गुस्सेपन में कुछ भी फर्क नहीं आया। ऐसे ऐसे टाइम बीता। इजाबेला तब 4 साल की हुई, उसने अपना धर्म भी चेंज कर दिया। इजाबेला और इजाबेला के मम्मी पापा और इजाबेला के सौतेले पिता, ये लोग यहोवा फिटनेस थे, जो एक ईसाई धर्म की एक शाखा है। ये लोग ना क्रिसमस मनाते, ना कोई अलग हॉलीडे सेलिब्रेट करते, यहाँ कर ये बर्थडे तक नहीं बनाते थे। शायद इसी कारण इजाबेला ने धर्म भी छोड़ दिया, क्योंकि इजाबेला उस वक्त एक खुले विचारों वाली लड़की बन चुकी थी, जिसको घूमना, पार्टीज में जाना, स्कूल नहीं जाना, अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानना बिल्कुल नहीं पसंद था। जो उसके मन में आता वो वही करती। और इजाबेला अपने स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थी, वो जैसे तैसे पास हो जाती थी। पर जैसे 12th के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, उसको स्कूल से 1 हफ्ते पहले ही निकाल दिया, क्योंकि उस वक्त इजाबेला की उस साल अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो स्कूल से निकाल दिया गया था फाइनल एग्ज़ाम से पहले ही। बट ये बात इजाबेला की मॉम को नहीं पसंद आई और इजाबेला को उसकी मॉम समझाने लगी, बट इजाबेला नहीं समझी। बट हद तब पार हुई, तब इजाबेला को 27 अगस्त 2013 को इजाबेला की मॉम समझाने गई, और इजाबेला ने उस वक्त वो किया जो उसकी मॉम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इजाबेला ने अपनी मॉम के ऊपर थूक दिया और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। और उस वक्त इजाबेला की मॉम इतनी डर गई कि वो पूरी रात अकेले नहीं सो पाई। वैसे तो वो अकेले सोती थी, बट उस रात वो अकेले तक नहीं सो पाई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी। फिर आई वो सुबह 28 अगस्त 2013, जहाँ से कहानी अलग मोड़ लेती है। और कहानी के यहाँ तक कहानी ये जो मशहूर हुई है वो मोड़ 28 अगस्त 2013। इजाबेला की मॉम अपना फ़ोन चेक करती हैं और उनके फ़ोन पे एक मेल आया होता है इजाबेला की तरफ से। और जो तब इजाबेला की मॉम वो मेल खोलती हैं और वो मेल पढ़ने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। इजाबेला ने उस मेल में लिखा था यू विल पे, मतलब आज तक जो तुमने मेरे साथ किया है उसका तुम्हें भुगतान देना होगा। ये मेल पढ़ने के बाद इजाबेला की मॉम बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं और ये मेल रेहान को भी दिखाती हैं। दोनों ने फैसला करते हैं अरोरा पुलिस को बुलाने का। कुछ समय बाद अरोरा पुलिस इजाबेला के घर आती है और इजाबेला को समझाने लग जाती है, बट इजाबेला पुलिस वाले ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं लेते, क्योंकि ये घर का घरेलू मामला होता है, इसलिए पुलिस वाले ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं। बस इजाबेला को समझाते हैं कि अब की बार अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया, उसने अगर ऐसा कुछ किया तो इजाबेला को उसके मॉम डैड घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि वहाँ के कानून के हिसाब से 18 साल का बच्चा अगर आपका हो गया है तो आप घर से बाहर निकाल सकते हैं, अगर बच्चा आपकी बात नहीं मानता। ये वहाँ के रूल के हिसाब से है। और उस वक्त 2 महीने पहले ही जून में इजाबेला 18 साल की हुई थी। तो ये मेल और फिर पुलिस वाले समझाने के बाद पुलिस वाले चले जाते हैं और इजाबेला भागती हुई अपने रूम में चली जाती है और यूनी हुए अपने स्टूडियो के काम के लिए चली जाती है। और गाइस एक बात बताऊं, इजाबेला की मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था, बट वो काम एक साथ एक स्टूडियो में ही करते थे। और इजाबेला की मॉम तब स्टूडियो गई, उन्होंने इजाबेला के मेल के बारे में और कल रात क्या हरकत करी थी इजाबेला ने वो बताने के बाद, तो इजाबेला के जो पहले डैड थे उन्होंने फैसला लिया इजाबेला को वो समझाने की कोशिश करेंगे, शायद इजाबेला समझ जाए। तो शाम को 4 बजे करीब वो इजाबेला को समझाने उसके घर जाते हैं और उस वक्त इजाबेला अपने रूम में बैठी रहती है, बल्कि
पुलिस के जाने के बाद से ही इज़ाबेला अपने रूम में ही रहती है, वो बाहर नहीं निकल के आती। और इज़ाबेला के डैड उसके घर पहुंचते हैं, इज़ाबेला को लेके वो घर के बैकयार्ड पे जाते हैं और उसको समझाने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और ये गलत है, आप तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए अपनी मॉम को, मॉम का सम्मान करना चाहिए वगैरह वगैरह। बट इज़ाबेला उस वक्त कुछ नहीं बोलती, बस अपनी डैड की बात सुनती रहती है और उस वक्त कुछ नहीं बोलती। उसके डैड को लगता है इज़ाबेला समझ रही है, बट इज़ाबेला कुछ नहीं समझती। वो बस शायद इज़ाबेला ने कुछ अलग ही फैसला कल कर रहा था। वो कुछ नहीं समझती। बस 2 ढाई घंटे इज़ाबेला को समझाने के बाद उसके डैड 6:30 बजे रॉबर्ट गूजमैन वहां से चला जाता है। उसके 3 घंटे बाद ही यूनमी होए घर लौट के आ रही होती है स्टूडियो से और रेहान के लिए मैकडोनल्ड से खाना कुछ लेके आ रही होती है और वो घर के अंदर एंटर करती है और रेहान से पूछती है क्या तुमने इज़ाबेला को देखा है, इज़ाबेला कहाँ है। रेहान कहता है मैंने इज़ाबेला को नहीं देखा, बट 1 घंटे पहले मैंने उसको किचन में देखा था, उसके बाद से मैंने इज़ाबेला को नहीं देखा। ये बात सुनने के बाद यूनमी होए अपने बाथरूम में ऊपर की ओर नहाने चली जाती है और रेहान बैठ के नीचे खाना खा रहा होता है। और कुछ समय बाद रेहान को एक आवाज़ आती है धमसीना, किसी चीज़ की गिरने की। बट रेहान ये आवाज़ इग्नोर कर देता है और खाना खाने लग जाता है। कुछ सेकंड बाद रेहान को एक और आवाज़ आती है, जहाँ उस आवाज़ में रेहान को अपना नाम सुनाई देता है और वो आवाज़ किसी और की नहीं यूनमी होई की होती है, जो रेहान को बुला रही होती है। रेहान भागते हुए ऊपर जाता है और देखता है कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है और शावर चलने की आवाज़ आ रही है। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलने जा ही रहा होता है, उसको एक झलक नज़र आती है इज़ाबेला की, जो बाथरूम के अंदर होती है। और जैसे वो दरवाज़ा खोलने जा ही रहा होता है, इज़ाबेला अंदर से अपनी पूरी ताकत से वो दरवाज़ा बंद कर देती है और लॉक कर देती है। और रेहान बाहर से गेट खटखटा ही रहा होता है और अंदर से यूनमी हुई की चिल्लाने की चीखने की आवाज़ें आ ही रही होती हैं और रेहान बाहर से गेट खटखटा रहा होता है, बट इज़ाबेला वो दरवाज़ा नहीं खोलती। रेहान ये सोच ही रहा होता है कि दरवाज़ा कैसे खोलना है। वो उसकी नज़र गेट के नीचे पड़ती है और वहाँ से देखता है बाथरूम से खून बाहर आ रहा है। रेहान ये चीज़ देख के डर जाता है और भागते हुए नीचे आता है और फ़ोन उठाता है और अरोरा पुलिस को फ़ोन करने लग जाता है। और वो बताता है पुलिस को कि उसकी बेटी और उसकी माँ बाथरूम में बंद है ऊपर और उसको लग रहा है उसकी बेटी उसकी वाइफ के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है। और पिछली रात क्या क्या हुआ वो सब बता ही रहा होता है। रेहान को एक तेज सी आवाज़ आती है, जय हुआ मतलब भगवान। और वो आवाज़ किसी और की नहीं यूनमी होई की होती है। वो भागते हुए ऊपर जाता है और देखता है बाथरूम का दरवाज़ा खुला और इज़ाबेला पिंक कलर का टॉप और ब्लू कलर का शॉर्ट्स पहन के बाहर आती है और उसकी बॉडी पे पूरे पे खून ही खून होता है और कपड़ों पे भी खून ही खून, और उसके हाथ में एक चाकू होता है जिससे खून टपक रहा होता है। ये सीन देखने के बाद रेहान पूरी तरह से जम जाता है, सख्त रह जाता है और ये सोचता है अगला नंबर अब उसी का है। बट इज़ाबेला उसकी ओर देखती भी नहीं है, वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और बैकयार्ड में चली जाती है। और रेहान भागते हुए बाथरूम के अंदर जाता है और देखता है पूरे बाथरूम में खून ही खून और यूनमी होए बाथरूम में नंगी पड़ी हुई है और गले पे कट का निशान और चेहरे और सीने पे अनगिनत चाकू के निशान होते हैं। ये सीन देखने के बाद रेहान पूरी तरह से डर जाता है और उस वक्त पुलिस का फ़ोन भी चल रहा होता है। तो पुलिस वाले रेहान को कहते हैं डरो मत, तुम अपनी वाइफ को सीपीआर देने की कोशिश करो। वो सीपीआर दे ही रहा होता है बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यूनमी होए मर चुकी होती है। 10:16 पे पुलिस भी घर पे पहुंच जाती है और एम्बुलेंस वाले भी पहुंच जाते हैं और यूनमी हुई की जांच चलने लग जाती है। बट 10:18 पे पुलिस वाले यूनमी होए को मुर्दा घोषित कर देते हैं
और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इज़ाबेला को पूरे घर में ढूंढने लग जाते हैं। और रिहान कहता है उसने इज़ाबेला को बैकयार्ड में जाते हुए देखा है। तो पुलिस वाले बैकयार्ड में ढूंढने जाते हैं बट इज़ाबेला उधर भी नहीं मिलती। तो उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है इज़ाबेला को मोबाइल की ज़रिए ट्रैक करने का, बट वो इज़ाबेला को ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि इज़ाबेला के मोबाइल के नेटवर्क पूरी तरह से बंद आ रहे होते हैं और इज़ाबेला से कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। अगली सुबह 29 अगस्त 2013 को इज़ाबेला की मॉम युनमी हुई की रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम, जिस पे 79 टाइम्स चाकू से हमला करा गया है, जिस पे 31 टाइम्स चेहरे पे, 48 टाइम्स सीने पे और जगहों पे हमले करे गए हैं और बेसबॉल से भी पीटा गया है। ये बात तब न्यूज़ में आती है, आग की तरफ फैल जाती है पूरे अमेरिका में कि एक बेटी ने अपनी माँ का इतनी बुरी तरह से कत्ल किया। और इसी वक्त वो भी पुलिस वाले भी पूरी कोशिश करते हैं इज़ाबेला को ढूंढने की, बट इज़ाबेला की कोई खबर नहीं मिल रही थी। फिर कुछ समय बाद 11:30 बजे के करीब पुलिस को एक कॉल आता है कि 2851 साउथ पार्किंग रोड गैराज पे एक कार में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वाले तुरंत ही उस जगह पे जाते हैं और चेक करने, बट वो डेड बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। अब पुलिस वाले सोच रहे होते हैं एक डेड बॉडी कैसे गायब हो सकती है, और वो उस कार की जांच कर रहे होते हैं और उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इज़ाबेला और युनमी हुए के केस से लिंक हो रही होती हैं। तो कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के नॉर्मल कपड़ों में उधर ही पेट्रोलिंग करने लग जाते हैं, बट 2 घंटे बीतने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता। बट कुछ समय बाद एक लड़की पार्किंग गैराज से बाहर आती है जिसने पिंक कलर का टॉप और ब्लू कलर का शॉर्ट्स पहना हुआ है और उसकी बॉडी पे पूरे पे खून ही खून है, पूरी बॉडी पे खून हो रहे होते हैं। तो पुलिस वालों को शक होता है ये शायद इज़ाबेला ही है। वो उनमें से एक पुलिस वाला उस लड़की के पास जाते हैं और वो चेक करने के लिए क्या इज़ाबेला है, या वो जाके कंफर्म करते हैं और पुलिस वाले कंफर्म हो जाते हैं हाँ ये ही इज़ाबेला है। तो वो इज़ाबेला का पीछा करने लग जाते हैं कि इज़ाबेला जा कहाँ रही है। वो एक झाड़ियों के पास तक जाती है इज़ाबेला, सारे पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं और उसको पूछने लग जाते हैं क्या तुम इज़ाबेला हो, बट वो मना कर देती है वो इज़ाबेला नहीं है। तो फिर उसको आईडी कार्ड भी दिखाते हैं, बट वो भी इनकार करने से मना कर देती है, मैं वो लड़की नहीं हूँ, बस उसकी जैसी दिख रही हूँ, मेरा नाम कुछ और है, मैं कहीं और से आई हूँ। बट पुलिस वाले इसकी बात पे यकीन नहीं करते हैं क्योंकि उसने उसी कलर के कपड़े पहने होते हैं और उसकी बॉडी पे खून लगा रहता है। तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उस पे पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उस पे फर्स्ट डिग्री ऑफ मर्डर का चार्ज लगाते हैं और कोलोराडो की जेल में उसको कैद कर लेते हैं। और एक हफ्ते बाद उसकी कोर्ट में सुनवाई होती है 5 सितंबर 2013 को कोर्ट में सुनवाई होती है सुबह सुबह, बट इज़ाबेला कोर्ट में आने से इनकार कर देती है। बट और वो अपनी सेल से बाहर नहीं आ रही होती है, तो कोर्ट को उसका टाइम थोड़ा आगे बढ़ाना होता है, वो टाइम शिफ्ट करके दोपहर में कर देते हैं। फिर दोपहर होती है बट इज़ाबेला अभी तक बाहर नहीं आ रही होती, तो पुलिस वाले उसको ज़बरदस्ती बाहर लेके आते हैं और कोर्ट रूम में पेश करते हैं। और उस टाइम इज़ाबेला नॉर्मल इंसान से अलग ही बर्ताव कर रही थी, वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं दिख रही थी, कुछ अलग ही हरकतें कर रही थी। और जैसे कोर्ट रूम में एंटर होती है, वो वहाँ पे आई हुई मीडिया के कैमरे को देख के कभी
स्माइल करने लग जाती है और कभी अलग अलग देख के एक्सप्रेशन बनाने लग जाती है। वो बिल्कुल अलग ही बर्ताव कर रही होती है। और इज़ाबेला ने अपनी मॉम का इतनी बेरहमी से जो हत्या की है, तो कोर्ट रूम भी ये देख के दंग रह जाता है। और वहाँ के कोर्ट जज फैसला लेती है जब तक ये इसकी जांच चल रही है इज़ाबेला को बेल नहीं मिलेगी और उसके ट्रायल चलता रहेगा। और 9 महीने बाद फिर से कोर्ट की सुनवाई होती है जिस पे इज़ाबेला को सज़ा सुनाई जाने वाली होती है। और इज़ाबेला को पता है उसको इसकी सज़ा मौत ही मिलेगी। बट उस वक्त तब सुनवाई चल रही होती है, इज़ाबेला का वकील एक रिपोर्ट पेश करते हैं जज के सामने। वो डॉक्टर पिचस पॉन्ट की रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा रहता है इज़ाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और गाइस उस बीमारी का नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मेरे से प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा, तो मैं नीचे लिख दूंगा, आप जाके खुद ही प्रोनाउंस कर लेना। तो कुछ ज़्यादा ही और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है, तो कोर्ट उसको कोलोराडो के अरोरा शहर में ही मेंटल हॉस्पिटल में उसको रहने के लिए एडमिट करता है। और जब तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती, इज़ाबेला उसी मेंटल हॉस्पिटल में ही रहेगी। और चाहे वो 1 साल हो या 2 साल हो, क्या पूरी ज़िंदगी, बट जब तक इज़ाबेला की मेंटली हेल्थ ठीक नहीं हो जाती, इज़ाबेला को ना कोई सज़ा होगी और ना ही कोई बेल मिलेगी। और ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। फिर 2020 नवंबर में एक इंटरव्यू सामने आता है इज़ाबेला का, जो उसने एक मीडिया में दिया था। और उस इंटरव्यू में इज़ाबेला कहती है कि मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, अब मैं लोगों के लिए खतरा नहीं हूँ। और वो कुछ अलग ही बात बताने लग जाती है कि उसके साथ घर पे बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी होती थी, उसको लोग उसके मम्मी पापा उसको मारते थे, तब उसने धर्म चेंज किया तो उसके कारण भी उसको मार पड़ी। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें बताने लग गई और वो चाहती है कि वो मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकले। I was not myself when I did that, and I have since been restored to full health. If I could change it or if I could take it back, I would. वो भी लोगों की तरह बाहर जिए। और तब ये इंटरव्यू बाहर आता है, लोगों के बीच में आता है, तो जो मीडिया में तब ये इंटरव्यू बाहर आता है। जो जो पुरानी क्लिप थी, जो इज़ाबेला की पुरानी क्लिप थी, वो टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लग जाती है। और लोगों का कहना होता है कि और इज़ाबेला बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, क्यूट होती है, तो लोगों का कहना होता है कि इसमें इज़ाबेला की मॉम की गलती है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और ये बहुत बड़ी बात होती है। बट 2021 में इज़ाबेला भी मेंटल हॉस्पिटल से छूट जाती, क्योंकि उसके लिए ऑडियंस और इतने लोग वो सपोर्ट दिखाने लग जाते हैं कि इज़ाबेला को बेल मिलनी चाहिए, ज़्यादा उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए था। बट बेल उसके कारण फिर उसकी मेंटल हॉस्पिटल को रिहाई मिल जाती है और वो बाहर आ जाती है। बट कोर्ट उसको कहता है तुम्हें बार बार अपने डॉक्टर्स को दिखाना होगा, चेकअप करवाना होगा। और इज़ाबेला उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और अभी भी इज़ाबेला का इलाज चल रहा है। बट गाइस, आपका क्या कहना है कि एक लड़की को उसकी खूबसूरती देख के क्या उसको बेल मिलनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं। उसने जुर्म किया है, अपराध किया है, तो उसकी सज़ा भी उसको मिलनी चाहिए। कोई अपराधी को उसके चेहरे को देख के, क्या वो क्यूट है, उसको देख के उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। बट इज़ाबेला को मिल गई, उसकी किस्मत है। तो गाइस, इज़ाबेला की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसको भी बहुत टाइम हो गया वीडियो आने में, वैसे तो ये संडे को आ जाती, तो उसके लिए सॉरी।
बट जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ आप मेरे 50 सब्सक्राइबर तो करवा दो, जिससे हम अपनी लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही हॉरर वीडियोस के लिए, और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए, और मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।